Namaskar, Adab, Vanakkam. Elections in India are not just a political exercise. They are a massive democratic festival shaped by history, diversity and constant change. हर इलेक्शन सिर्फ वोटिंग नहीं होता, ये लोगों की एक्सपेक्टेशंस, आइडेंटिटी और फ्यूचर डायरेक्शन का रिफ्लेक्शन होता है। इस समय इंडिया के कई स्टेट्स में इलेक्शंस आ रहे हैं। आसाम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। इसमें ये समझना जरूरी है कि हर स्टेट का अपना अलग ही पॉलिटिकल डायनामिक होता है। इस समय जो हम देख पा रहे हैं कि आसाम का केस थोड़ा सा अलग चल रहा है, क्योंकि जब सारे स्टेट्स में स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज हैं, पर आसाम के केस में ऐसा नहीं है दोस्तों। आसाम में क्यों ऐसा नहीं है, ये समझना आज जरूरी है। आज की डेट में आसाम में कोई एक भी स्ट्रॉन्ग रीजनल पॉलिटिकल फोर्स क्लियरली विजिबल नहीं है। तो प्रमुख सवाल ये है, व्हाई डज आसाम स्टिल लैक अ स्ट्रॉन्ग रीजनल पॉलिटिकल पार्टी? ये अगर है भी तो वो आज इतनी एक्टिव क्यों नहीं है? सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, ये डिस्कशन किसी पार्टी को क्रिटिसाइज करने या किसी को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। ये बस इस पूरे डायनामिक को समझने के लिए एक प्रयास है। आसाम में करंट जो गवर्नमेंट है, इसने काफी डेवलपमेंट किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, कनेक्टिविटी, सो ऑल दीज आर विजिबल इम्प्रूवमेंट्स, और उसको एक्नॉलेज करना इक्वली ही इम्पोर्टेंट है। तो ये डिबेट गुड वर्सेस बैड, रॉन्ग राइट का नहीं है, ये डिबेट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और रिप्रेजेंटेशन का है। आसाम में हमेशा से ऐसा नहीं था। 1980 के दशक में एक पार्टी हुआ करती थी, अखोम गण परिषद या फिर असम गण परिषद या AGP, एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी हुआ करती थी। ये आसाम आंदोलन या आसाम मूवमेंट जिसको पॉपुलरली लोग जानते हैं, उससे उभरी हुई पार्टी थी जो लोकल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती थी। तो आज यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आसाम के पास अपनी लोकल पार्टीज होते हुए भी वो अपनी सरकार क्यों नहीं बना पा रहे हैं। वो आज अलायंसेस पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। ये जो सिनेरियो है, ये आज इंडिया में बहुत क्लियरली विजिबल है कि हर स्टेट्स के पास अपनी अपनी एक रीजनल पार्टी है, लेकिन सरकार बनाने के लिए उन्हें एक नेशनल पार्टी की जरूरत पड़ रही है। तो जब हम क्रोनोलॉजी की बात कर रहे थे, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट ट्रेंड देखने को मिलता है। आसाम इलेक्शंस में दूसरे स्टेट्स की रीजनल पार्टी आकर पार्टिसिपेट कर रही है, यानी कि यहाँ एक ओपन ग्राउंड फॉर्म हो चुका है, जहाँ पर पार्टीज जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल पीपल्स पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ऐसी पार्टियां जम करके आ रही हैं। ये पार्टीज आसाम में कैंडिडेट्स को खड़ा कर रही हैं और उनसे इलेक्शन लड़वा रही हैं। तो सवाल उठता है दोस्तों, जब आसाम के पास अपनी रीजनल पार्टीज हैं, तो बाहर की पार्टीज को स्पेस क्यों मिल रहा है? क्या ये अपॉर्चुनिटी है या लोकल वीकनेस का साइन? तो चलिए समझते हैं इसको और आगे और अच्छे से। अब अगर हम दूसरे स्टेट्स में देखें तो सिक्किम में रीजनल पार्टी डोमिनेट करती है और उनकी लीडरशिप मजबूत है। मेघालय में रीजनल पार्टी अलायंस गवर्नमेंट के साथ चल रही है, लीड कर रही है। तमिलनाडु में DMK और कांग्रेस का गठबंधन है, जिसमें DMK को एक मजबूत तबका मिला हुआ है। झारखंड में भी रीजनल पार्टी लीडरशिप में है। बिहार में तो दोस्तों आप सबको पता है बिहार का पॉलिटिक्स कैसा है। वहाँ सदियों से कोलिशन पार्टियां ही चल रही हैं, जहां पर एक रीजनल पार्टी को दूसरी नेशनल पार्टी का सपोर्ट होता है। मतलब पैटर्न क्लियर है दोस्तों, इंडिया के स्टेट्स में रीजनल पार्टीज अलायंस में होते हैं, पर होते हुए भी वो लीड कर रहे होते हैं। लेकिन ये चीज आसाम में गायब या विजिबल नहीं है। वो सपोर्ट रोल में आ गई हैं रीजनल पार्टियां। तो ऐसा है कि उनको अब नेशनल पार्टीज का सपोर्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि नेशनल पार्टी को रीजनल पार्टी का सपोर्ट नीड हो या डिमांड हो रही हो उसकी, लेकिन आसाम में ऐसा नहीं है दोस्तों। आसाम में रीजनल पार्टीज को नेशनल पार्टी का सपोर्ट चाहिए हो रहा है, जबकि ऐसा कभी हुआ करता था कि नेशनल पार्टी को रीजनल पार्टी का सपोर्ट चाहिए हुआ करता था। तो सोचिए दोस्तों, ये चेंज आज ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? तो सवाल यहाँ पर सिर्फ एग्जिस्टेंस का नहीं है, सवाल यहाँ लीडरशिप पे भी उठता है। क्या लीडरशिप
कमजोर हो गई है, या लीडरशिप उतनी स्ट्रांग नहीं बन पा रही है, या लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें आइए और अच्छे से देखते हैं। आज बीजेपी और कांग्रेस जैसे नेशनल पार्टीज डोमिनेट कर रहे हैं। इनके पास रिसोर्सेस, फंडिंग, सेंट्रल सपोर्ट, हर चीज अवेलेबल है दोस्तों। इसीलिए लोग सोचते हैं अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो रिस्क क्यों ही लेना भाई। लेकिन ये भी पूरा सच नहीं है। अब आप देख लीजिए, जैसे कि मैंने इससे पहले तमिलनाडु की बात की, वहां डीएमके जो रीजनल पार्टी है वो लीड कर रही है, और इसके बावजूद वहां का स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। उनकी जीडीपी पूरे भारत में दूसरे नंबर में आती है। मतलब डेवलपमेंट सिर्फ नेशनल पार्टियां नहीं लाती हैं, अगर रीजनल पार्टी चाहे तो वो भी डेवलपमेंट अपने यहाँ ला सकते हैं। तो इलेक्शंस के टाइम पर एक और ट्रेंड देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि काफी पॉपुलर और काफी फेमस है, जिसको हम पार्टी स्विचिंग कहते हैं। वो पहले का होता है। तो ये लीडर्स अपनी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, जो कि अभी आसाम के केस में काफी एविडेंट है। कई सारे कांग्रेस के एमएलए बिफोर इलेक्शंस बीजेपी में शिफ्ट हो रहे हैं, और कुछ बीजेपी के एमएलए एमपीज पुराने वो आज कांग्रेस में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट याद आता है दोस्तों। आप में से बहुत सारों ने जिन्होंने क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, तो वहाँ एक बड़ी फेमस कहानी हुआ करती थी, जिसको हम आया राम गया राम के नाम से याद रखते हैं। ये कॉन्सेप्ट 1960s का है, जब हरियाणा के एक एमएलए मिस्टर गयालाल ने 15 दिन में 3 बार पार्टियां स्विच करी थी। और इसे आज के दिन में बड़े लेमन लैंग्वेज में लोग हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। ये पोस्ट सिलेक्शन होता है दोस्तों। और इसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ भी लाया गया 1980s के दशक में। तो फिर उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी स्विच करना मना हो गया, कि आप अगर किसी एमएलए के हैं, आप किसी पार्टी से जीते हुए हैं, एमएलए हो या एमपी, तो आप उसके बाद पार्टी स्विच नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब फिर भी ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों फिट बैठता है थोड़ा सा, कि अब पोस्ट इलेक्शन हॉर्स ट्रेडिंग तो कानून के दायरे में नहीं आता है दोस्तों। ये एक कानूनन जुर्म हो चुका है और ये मनाही कर। पर आज प्री इलेक्शन हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, जहां पर लीडर्स अपना स्वार्थ पहले देख रहे हैं। मतलब आइडियोलॉजी से ज्यादा पॉलिटिकल कन्वीनियंस इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, और ये स्टेबल रीजनल बेस को कमजोर बनाता है दोस्तों। तो सवाल यहाँ पर एक और ये आता है, क्या ऐसे एनवायरनमेंट में स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी डेवलप हो सकती है, कभी डेवलप कर पाएगी? दूसरा डायमेंशन यहाँ पे आता है दोस्तों, आइडेंटिटी वर्सेस रिप्रेजेंटेशन। तो लेकिन दूसरी साइड भी उतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आसाम सिर्फ डेवलपमेंट नहीं चाहता है या सिर्फ डेवलपमेंट नहीं मांग रहा है, ये आइडेंटिटी और रिप्रेजेंटेशन को भी उतना ही चाह रहे हैं जितना डेवलपमेंट को चाह रहे हैं दोस्तों। जब बाहर की पार्टीज एंटर करती हैं तो वो बाहर की लीडरशिप भी लेके आती हैं। ये सिग्नल देता है कि जो आपका खुद का रिप्रेजेंटेशन, जो स्टेट्स के लोग हैं, वो अगर कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, सो हाउ विल दे रिप्रेजेंट यू व्हेन समबडी फ्रॉम आउटसाइड और सम आउटसाइडर इज कमिंग एंड रिप्रेजेंटिंग यू? इज दैट इवन जजमेंटल? इज दैट इवन राइट? इज दैट इवन करेक्ट? तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है दोस्तों। तो अब इसमें हम लोगों का क्या रोल रह सकता है, आइए समझते हैं। शायद सबसे बड़ा चेंज लोगों में आया है दोस्तों। आज वोटर प्रायोरिटाइज करते हैं डेवलपमेंट, जॉब, स्टेबिलिटी। दोज आर द रियल क्वेश्चंस, और वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्या आसाम के लोग भी सिर्फ रीजनल पार्टी चाहते हैं, या फिर वो लोग या डेवलपमेंट, जॉब, स्टेबिलिटी इन सबको प्रायोरिटाइज करते हैं, या वो नेशनल पार्टी के साथ कंफर्टेबल कंप्लीटली हो गए हैं, जहां पर उन्हें अपनी रीजनल पार्टीज दिख ही नहीं रही हैं, या उन पे वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, या सोचते हैं कि ये रीजनल पार्टीज किसी काम की नहीं है, चलो छोड़ो यार, इनसे तो कुछ होने से रहा। तो आज आसाम एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है दोस्तों, जहां पर एक तरफ डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी, नेशनल कनेक्शन और वेल्थ, ये सारा एक साइड दिख रहा है, और दूसरी साइड आइडेंटिटी, रिप्रेजेंटेशन, लोकल पॉलिटिकल वॉइस, इसकी भी मांग चल रही है। और असली डिबेट ये नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत है। असली डिबेट यहाँ पे ये है कि क्या आसाम दोनों अचीव कर सकता है, या दोनों क्या मिलना पॉसिबल है? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्टेट सिर्फ डेवलप नहीं होता दोस्तों, वो स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंटेटेड भी होता है, जहां पर उनका लोकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग होता है। तो दोस्तों आखिरी में यही आपको छोड़ के जाऊंगा एक प्रश्न के साथ, कि क्या ये जो बदलाव जो दिख रहा है आसाम में, जिसमें
नेशनल पार्टियां स्ट्रांग होकर उभर के आ रही हैं और जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी वीकनेस साफ दिखाई दे रही है। जहां पर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस एक साइड है, रीजनल आइडेंटिटी और रिप्रेजेंटेशन एक तरफ हो गई है। क्या इन सब के बीच इन सारों को सिंथेसाइज करते हुए क्या आसाम दोनों को अचीव कर पाएगा? ये एक सोचने की बात है आज के दिन में। और आखिरी में बस यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि मतदान आपका अधिकार है, तो वोट जरूर दीजिए। और हाँ, ऑलवेज कास्ट योर वोट बट डोंट ऑलवेज वोट योर कास्ट। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस छोटे से प्रयास में आप वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो बेल आइकन भी दबा देना, ताकि हमारी ऐसी वीडियोस आपको और मिलती रहें और हम आपको और जागरूक या नए नए सवालों के साथ छोड़ते जाएं। धन्यवाद दोस्तों।